हेलो बच्चों आई होप आप सबका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप सभी हमारी इस प्लेलिस्ट से पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे अपने रिवीजन में और अपनी क्लास 11th की अच्छी फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। बच्चों आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्ज़ाम के लिए, और इस चैप्टर की वेटेज लगभग 6 से 8 नंबर की है फाइनल एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ। इसका नाम है जर्नल। आपने सुना ही है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करना जो पहली बार सीखते हैं वो पूरा का पूरा चैप्टर है जर्नल का, जिसके अंदर हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं बेसिकली। तो एक बार फटाफट से हम गो थ्रू करते हैं और जितनी बातें हमने मेन लेक्चर्स के अंदर पढ़ी थी वो सारी एक बार देखते हैं कि क्या क्या है, और फटाफट से इस वीडियो के अंदर पूरा जर्नल का रिवीजन करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जर्नल क्या होता है। जर्नल एक बुक है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है वो इस बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, इसीलिए इस बुक को हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इस बुक में रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि डेट वाइज की जाती है। बाकी जर्नल के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसा आपने यहाँ पर लिखवाया था आपको कि इसमें सारी चीज़ें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगी। इससे गलतियाँ थोड़ा कम हो जाती हैं, और लेजर पोस्टिंग करने के लिए भी हमें जर्नल में पहले रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। बाकी जर्नल के कुछ लिमिटेशंस भी आपको लिखवाए थे, जैसे जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसमें ये थोड़ा सूटेबल नहीं होता, क्योंकि जर्नल रिकॉर्ड करना, एंट्रियाँ लिखना बहुत फिर लेंदी और बड़ा काम हो जाता है। बाकी इससे कैश का बैलेंस हम नहीं पता लगा पाते, और कई बार ये हमारे लेजर का सब्सटीट्यूट नहीं बन पाता। ये सब इसके लिमिटेशंस हैं। बाकी जर्नल के फंक्शंस क्या होते हैं वो बहुत बेसिक हैं कि जर्नल करने से हम अपने क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेते हैं। बाकी जर्नल करने से हम लेजर पोस्टिंग को अच्छे से कर पाते हैं, या उसका वो बेसिस हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये बेसिकली हमारा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था एक जर्नल का प्रोफॉर्मा, यानी कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। वो आई होप सब बच्चों को अब आता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लो एग्जाम में अगर आपको जर्नल बनाना होगा तो आप ये फॉर्मेट बनाओगे। सबसे पहला कॉलम डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो। ठीक है, इस कॉलम का नाम याद रखना है लेजर फोलियो, LF। होता ये बेकार है, हमें वैसे प्रैक्टिकली इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन ठीक है बनाना है फॉर्मेट। डेबिट एंड क्रेडिट। बाकी ऊपर हम हेडिंग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ के बाद जो भी व्यक्ति होता है, जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन में प्रोप्राइटर का नाम है राजू, तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राजू। या अगर प्रोप्राइटर का नाम है नेहा तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नेहा। इस तरह से हम हेडिंग लिखते हैं। उसके नीचे जर्नल, और जर्नल के अंदर आपको पता ही है कि कुछ डेबिट होगा, कोई एक अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसके नीचे आती है नरेशन, जो बहुत ज़रूरी है, जो आप भूल जाओगे ऐसा मैंने कहा था, लेकिन मुझे पता है अब आपने रिवीजन कर लिया है तो अब आप नहीं भूलोगे, और जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन भी ज़रूर लिखोगे। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बेसिक ट्रांजैक्शन सिखवाई थी, ठीक है जी, वो एक बार हम फटाफट ओरली गो थ्रू कर लेते हैं। आप मन में सोच लेना या यहाँ पे देख लेना, मैं यहाँ से आपको रीड करके फटाफट बताता रहता हूँ कि क्या क्या बेसिक ट्रांजैक्शंस थी। तो देखो, सबसे पहले होता है बिजनेस कमेंस करना, उसकी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा, गुड्स परचेज करना इन कैश, जब हम गुड्स खरीदते हैं कैश पर तो जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद जब हम गुड्स खरीदते हैं ऑन क्रेडिट, अगर हमने उधार पे गुड्स खरीदे तो जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जिस भी आदमी का नाम है। अब इसमें एक आपको चीज सिखाई थी कि जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखते। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री के अंदर परचेज अकाउंट डेबिट टू SRK लिखा है, अकाउंट वर्ड को ब्लॉक बनाकर हमने काट रखा है। तो किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट वर्ड ना लगाइए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर हम एसेट परचेज करते हैं कैश में, तो जर्नल एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने अगर फर्नीचर परचेज करा तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर हम एसेट परचेज करते हैं अगर ऑन क्रेडिट, हमने उधार में एसेट खरीदा तो एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो जो भी नाम है वो लिख देंगे और जो भी एसेट है वो मेंशन हो जाएगा। फिर हम गुड्स बेचते हैं। अब गुड्स बेचते समय आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, हमने गुड्स बेचे हैं 5000 के, लेकिन प्रॉफिट पर बेचे हैं। तो ये ध्यान रखना, जब हम गुड्स को बेचते हैं तब हम प्रॉफिट को ऑलरेडी इंक्लूड कर लेते हैं सेल वैल्यू के अंदर ही और अलग से शो नहीं करते। तो हमारी जर्नल एंट्री रहती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
7,000। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, 2,000 का प्रॉफिट हुआ भी है पर फिर भी वो सेल के अंदर ही आ जाएगा, अलग से हम शो नहीं करते। इसी तरह गुड्स अगर हमने क्रेडिट पर बेचे, अब यहाँ पर भी हमने गुड्स 5,000 के 4,000 रुपये में बेचे थे तो लॉस हुआ 1,000 का, लेकिन गुड्स बेचते समय हम लॉस या प्रॉफिट को कभी भी अलग से शो नहीं करते, वो सेल के अंदर ही ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर नजर आएगा। तो हमारी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर मतलब जिसका भी नाम है, जैसे यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में शाहिद, तो शाहिद डेबिट 4,000 रुपये टू सेल्स 4,000 रुपये। अब हम एसेट बेचेंगे, अब हम फर्नीचर बेचते हैं ऑन कैश। तो बड़े ध्यान से अब सुनना मेरी बात, जब हम कोई एसेट बेचते हैं तब हम प्रॉफिट या लॉस को अलग से शो करते हैं। बहुत बड़ा आपको यहाँ पर एक यूएसपी दे रहा हूँ, जो गलती का पॉइंट है, काफ़ी बच्चे कर सकते हैं। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये कमेंट में भी आपसे करवाऊंगा अभी। गुड्स बेचते हैं जब हम, तो प्रॉफिट या लॉस को अलग से शो नहीं करते जर्नल एंट्री के अंदर, वो सेल का ही भाग बन जाता है। लेकिन जब हम एसेट बेचते हैं, देखो हमने यहाँ फर्नीचर बेचा, गुड्स फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000 का, सेल करा है 7,000 में, तो 2,000 का जो हमारा फ़ायदा हुआ उसको हम अलग से देखो क्रेडिट कर रहे हैं P&L अकाउंट में 2,000, ठीक है। और एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 और टू P&L अकाउंट जो हमारा प्रॉफिट हो गया। ये ध्यान रखना है। इसी तरह अगर मान लो आपने बिल्डिंग बेची, वो भी उधार पर बेची लेकिन लॉस में बेची, तो हमने 3,000 की बिल्डिंग को 2,000 में रणबीर को बेच दिया, तो इस बार भी हम लॉस को अलग से शो करेंगे क्योंकि हम एसेट बेच रहे हैं। तो एंट्री होगी डेटर डेबिट मतलब रणबीर डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 1,000 रुपये का लॉस हो गया तो इसीलिए डेबिट करेंगे, टू मशीन या बिल्डिंग अकाउंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक ट्रांजैक्शन थी बेचने की। इसके बाद देखो बच्चों, आपको एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस लिखवाए थे। एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पेड, तो एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पेड बाय चेक, तो एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्योंकि चेक पे करा। उसके बाद कैरेज इनवर्ड पेड, तो एंट्री हो गई कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेसिकली एक फंडा ये कि जो भी एक्सपेंस आप पे करते हो तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये हो गए एक्सपेंस पे। इसी तरह इनकम रिसीव्ड अगर है कोई, ए इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये देखो कमीशन रिसीव्ड, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इसी तरह कोई भी इनकम अगर आपको मिल रही है तो सिंपल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी इनकम है क्रेडिट, सिंपल। इसी तरह बेसिक ट्रांजैक्शन में फिर आता है परचेज रिटर्न। अब हमने गुड्स खरीदे और रिटर्न कर दिए तो एंट्री हो गई परचेज की उल्टी, तो परचेज का उल्टा क्या एंट्री बनेगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसी तरह सेल रिटर्न की एंट्री, सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी, बिल्कुल सेल की एंट्री का उल्टा। तो सेल की एंट्री का उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। फिर कुछ बच्चों बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे बैंक में कैश डिपॉजिट करा तो कैश डिपॉजिट टू इनटू बैंक की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या आपने बैंक से कैश विड्रॉ करा तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन है बैंकिंग ट्रांजैक्शन से, और हमने इसके देखो कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ करे थे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं, ये फॉर्मेट होता है देखो एग्जाम के लिए, एक फॉर्मेट है, जर्नल एंट्रीज हैं, अमाउंट आ गए, नरेशन आ गई, इस तरह से करना है, ठीक है जी। तो ये हमने देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर बेसिक ट्रांजैक्शन वाले करे थे। अब हम चलते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस पर जो हमने पढ़े थे। स्पेशल ट्रांजैक्शंस ही एग्जाम में हमसे मेनली पूछता है। अब वो क्या क्या हो सकते हैं देखो, एक है पेड 7,800 टू रामू अगेंस्ट हिज ड्यूज 8,000, लेकिन सेकंड में है पेड 7,800 टू रामू इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 8,000। तो ये फुल सेटलमेंट वर्ड जब आता है तो थोड़ा अलर्ट रहना है। तो देखो इसका मतलब ये है कि हमें रामू को 8,000 रुपये देने थे, लेकिन हमने रामू को 7,800 रुपये पे करे, तो इसका मतलब 200 रुपये का हमारा फ़ायदा हो गया। हम इस 200 रुपये के फ़ायदे को कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो एंट्री बन गई रामू डेबिट 8,000 टू कैश 7,800, और जो 200 रुपये का हमारा फ़ायदा हुआ उसको बोलते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी। तो ये फुल सेटलमेंट की कहानी पता होनी चाहिए। इसी तरह देखो
रिसीव्ड 7500 फ्रॉम सोनू अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 8000, नॉर्मल बात है। लेकिन रिसीव्ड 7500 फ्रॉम सोनू इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट हिज ड्यूज 8000, इसका मतलब मुझे सोनू से 8000 रुपये लेने थे, लिए सिर्फ 7500, तो इसका मतलब मैंने 500 रुपये छोड़ दिए, मेरा नुकसान हो गया। तो हम इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो देखो एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट 7500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, जो हमारा नुकसान हो गया, टू सोनू 8000 रुपये, क्योंकि हमें सोनू से 8000 रुपये लेने थे। उसके बाद बच्चों देखो डिस्काउंट की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो हम बल्क क्वांटिटीज़ खरीदने पर कैलकुलेट करते हैं। इसकी अकाउंटिंग ये याद रखनी है कि इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, यानी कि इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। तो अगर हम कोई भी गुड्स कभी भी ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदते हैं तो आप सिंपली ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू को माइनस कर दोगे और आंसर आया 9000 लेट से, तो आप अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करोगे नॉर्मल और 9000 रुपये लिख दोगे। तो हमने सोनू से गुड्स खरीदे, 10,000 के गुड्स थे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो ट्रेड डिस्काउंट को कुछ नहीं करना रिकॉर्ड, बस माइनस करो, बचा 9000, तो एंट्री बन गई परचेज टू सोनू 9000, सिंपल, ट्रेड डिस्काउंट इज ओवर। फिर होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऑब्वियसली हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है जब हम टाइम से या जल्दी पेमेंट कर लेते हैं या रिसीव कर लेते हैं। तो अब ऑब्वियसली ये डिस्काउंट हमें मिल भी सकता है या हम ये पे भी कर सकते हैं। डिस्काउंट अलाउ करा है तो एंट्री है डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, और अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो एंट्री है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। तो ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती है। बाकी एक टर्म होता है रिबेट। रिबेट कई बार हम अपने घटिया प्रोडक्ट की क्वालिटी के बदले में देते हैं, ये भी एक डिस्काउंट ही है, छूट है, लेकिन नाम बोल दिया रिबेट। तो रिबेट भी मिल भी सकता है और हम दे भी सकते हैं। तो रिबेट अलाउड भी हो सकता है या रिबेट रिसीव्ड भी हो सकता है। तो इसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की तरह ही होती है, बस नाम अलग है, काम वही है। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शन में बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब कि जैसे हमें एसआरके से 10,000 रुपये लेने थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसके एस्टेट से सिर्फ हमें 40 पैसा इन ए रुपी मिला। 40 पैसा इन ए रुपी का मतलब होता है 40%। तो हम कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट जो हमें मिला यानी 4000 रुपी, और जो हमें नहीं मिला यानी 6000, हम उसको बोलते हैं बैड डेट। तो एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज़, बैड डेट अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज़ टू एसआर के 10,000 रुपी। तो ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो आपके ज़्यादातर बैड डेट्स में चलता है। फिर अगर किसी बैड डेट्स को जिसको आपने मतलब पिछले साल राइट ऑफ कर लिया था या पिछले साल आपने समझा था ये तो पैसे नहीं दे रहा, और वो अचानक इस साल आपको पैसे दे दे, इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो इन दोनों को आप इस तरह से याद रखना। बाकी ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसका करवा दिया था। उसके बाद आते हैं जी ड्राइंग्स पर, यानी कि आपने कैश पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा तो एंट्री हो गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर आपने बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा तो एंट्री हो गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये सिंपल ड्राइंग्स का फंडा हो गया। बाकी एक छोटा सा पॉइंट है वो बता देता हूँ। जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उसको भी कंसिडर किया जाता है कि वो हमारी पर्सनल ड्राइंग है, तो भी सेम एंट्री ही होगी, ये ध्यान रखना है, हालांकि आगे भी कवर करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं बहुत ही स्पेशल पॉइंट पर कि जब हम अपने गुड्स को दे देते हैं तो जब हमारे गुड्स हमें छोड़कर चले जाएं, चाहे चैरिटी में, चाहे फ्री सैंपल में, चाहे पर्सनल यूज़ में, या वो किसी एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, तो आपको सिंपल ये याद रखना है, हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल लॉजिक, क्योंकि जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं। अब वो गुड हमें छोड़कर चला गया तो हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। चैरिटी में देंगे तो एंट्री बन गई चैरिटी डेबिट टू परचेज। फ्री सैंपल में देंगे तो एंट्री बन गई फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। फ्री सैंपल की जगह आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो। पर्सनल यूज़ के लिए लेंगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और एसेट बनाने में यूज़ कर लिया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड एंट्री बन जाती है। फिर हमने एक बड़ा अच्छा इसमें पॉइंट करा था चोरी का। गुड्स चोरी हो जाते हैं या आग लग जाती है और इंश्योरेंस कंपनी हमें मान लेते हैं 60% क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है। तो हमारे 10,000 के गुड्स देखो जल गए
और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 60% क्लेम दिया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, वेरी सिंपल, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, यानी कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए मिलेंगे, 6000, और जो नहीं मिलेंगे, जो हमारा नुकसान हो गया, उसको बोलते हैं P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 4000 रुपये हमारा नुकसान हो गए। 2, और गुड्स जल गए, गुड्स हमें छोड़कर चले गए, तो क्रेडिट किसको करना है, परचेज को। तो एंट्री बन गई इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इस तरह से। तो ये आप प्रैक्टिस करना एक बार, मैंने देखो आपको जो जो लिखवाए थे, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल एंट्री है, आप ये याद रखोगे तो एग्जाम में इनमें से कोई सी भी आपसे पूछेगा तो आप कर पाओगे, ठीक है जी। और ये आ गया वही पॉइंट जो आपको समझाया था, इनकम टैक्स पेड और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड को भी हम पर्सनल ड्राइंग मानते हैं प्रोप्राइटर की। तो एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी। तो यहाँ तक देखो हो गया, तो वीडियो लाइक कर देना, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और पहले इतना कर दो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने बच्चों कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना, अलग अलग। देखो ये एक हमने एक्सपेंस की करी इसमें, फिर गुड्स खरीदने की करी। तो ये बड़ा स्पेशल चीज़ होती है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं कई बार, तो ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, कैश डिस्काउंट भी होता है। तो आप उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना कि कैसे करना है। पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, जो बचता है फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट को माइनस या कैलकुलेट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी बात मतलब याद रखनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो आपको एग्जाम में मिलता है ना। अगेन कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, फिर जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू में से हम ये देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि वो कितने पैसे इमीडिएटली दे रहे हैं। तो इसमें वो हाफ अमाउंट इमीडिएटली दे रहे हैं, तो हम सिर्फ कैश डिस्काउंट हाफ अमाउंट पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जो आपको नॉर्मल क्लास में करवाए थे क्वेश्चंस, लेकिन ईजी हैं, हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपके देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो आते हैं। इसी तरह देखो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें सारी हमारी बैंक से ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हम कैश की जगह बैंक वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। उसके बाद देखो अगला कॉन्सेप्ट था जो स्पेशल था, कुछ एक्सपेंसेस एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे दो एग्जांपल्स हैं, वेजेस पेड 5000 ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब हमने मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे करा, तो हम अपनी जर्नल एंट्री में मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो रही है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरह हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे करा फर्नीचर के लिए, तो हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब कभी कभी कुछ एक्सपेंस हम किसी एसेट से रिलेटेड करते हैं, तो हम उस एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये भी स्पेशल पॉइंट देखो कवर हो गया। बाकी हमने फिर ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए थे जो आप कर सकते हो, ये ईजी हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर आते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट पर, जो वैसे तो हमारे मेन फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर भी है, लेकिन इस चैप्टर में भी एंट्रीज पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। तो 31 मार्च को करने वाली एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, ये अच्छे से रख लेना। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जर्नल एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस की जर्नल एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्रूड इनकम की जर्नल एंट्री, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की जर्नल एंट्री, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। उसके बाद डेप्रीसिएशन, देखो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी याद रख लेना, वैसे तो 12th में इसकी डिटेल आती है, लेकिन इसकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट, या आप ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, दोनों चल जाता है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। इसी तरह ओपनिंग एंट्री भी होती है। ओपनिंग एंट्री कैसे कहते हैं, जब हम साल की स्टार्टिंग करते हैं 1 अप्रैल वाले दिन, तो जितने भी एसेट्स होते हैं हमारे और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनको देखकर हम एक एंट्री बनाते हैं। तो वो क्या होती है, सारे एसेट्स को हम डेबिट करते हैं इंडिविजुअली और सारी लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हैं इंडिविजुअली। तो क्रेडिट साइड पर फिर एक बैलेंसिंग फिगर अगर बचती है तो हम उसको कहते हैं टू कैपिटल,
और अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बच जाए कभी, जो ब्लू कलर में है, वो उसको कहते हैं गुडविल। तो ये होती है हमारी ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो ये है बच्चों पूरा आपका कॉन्सेप्ट जर्नल वाले चैप्टर का। आई होप अच्छे से आपको सारी इसमें एंट्रीज मिल गई हो, बस प्रैक्टिस अब आपको करनी है जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी। ठीक है ना, बाकी आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी सारी बातें। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो जो मेन प्लेलिस्ट है हमारी, उससे ज़रूर पढ़ाई करना। बाकी मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अच्छे से तब तक अपनी पढ़ाई करके रखेंगे।